हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, यस बैंक काफ़ी चर्चा में है ये स्टॉक, और इस पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये धमाका कर सकता है और ऐसा, और पिछले कई सालों से, यानी कि पिछले साल भी इस पे कहा जा रहा था कि अब ये यहाँ से रॉकेट बन जाएगा इस तरह से। बट अगर आपको एक्चुअल फैक्ट इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि आपको इस शेयर में क्या लगता है। चलिए पहले तो देखते हैं कि जो इन्होंने रिजल्ट अपना घोषित किया है, वहाँ पे लगभग जो इन्होंने लॉस शो किया है 3,790 करोड़ रुपए का मार्च क्वार्टर में। और यही कारण था कि मंडे को जैसे ही ये ओपन हुआ, इसमें लगभग 13% से भी ऊपर का जो है गिरावट देखने को मिला। और स्टॉक हालांकि फिर रिकवर हुआ और 13 रुपये 90 पैसे पे क्लोज हुआ। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो बोल रहे थे कि 14 रुपये इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, 14 रुपये बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट भी टूट गया है, तो आई डोंट नो अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या बताएंगे। हालांकि कुछ जो कंपनीज हैं या ब्रोकरिंग हाउस हैं, वो 12 रुपये के भी टारगेट अब इस स्टॉक के दे रहे हैं और सेल के कॉल्स दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको बताऊं तो पिछले एक साल में, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने कंटिन्यू घाटा दिया है। अगर यहाँ पर देखें तो पिछले एक साल में ये 50.34% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने। और अगर जनवरी से इस साल देखें तो जनवरी से अभी तक लगभग 22.28% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो भाई एक साल पहले अगर आपने इसमें पैसा लगाया था, तो जो पैसा लगाया था वो भी 50% हो गया आपका, यानी कि क्योंकि 50% से ऊपर का घाटा दे रहा है। तो अगर 10,000 लगे थे तो वो इन्वेस्टर के 5,000 लग बने होंगे। इसीलिए कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए और कुछ अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाइए जो जिनका बिजनेस कम से कम अच्छा चल रहा हो। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, इसी बैंक के साथ कुछ और बैंक भी काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। मगर अगर हम इस पिछले एक साल का परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं, तो पहले आ जाता है बंधन बैंक, जो कि काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था, मगर पिछले एक साल का रिटर्न उसका 22% का है। 22% रिटर्न पिछले एक साल में उसने अपने इन्वेस्टर को दिया है। उसके साथ पीएनबी, जो कि कितने ज़्यादा उस पर भी जो है स्कैम हुए हैं और काफ़ी बुरी हालत में ये बैंक चल रहा था, उसने भी अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में अभी तक जो है 6.81% का रिटर्न दिया है। आरबीएल बैंक, जो कि कितना नीचे जा चुका था, लगभग 120 रुपये तक के इसने जो है देखे हैं लेवल, उसने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में कम से कम 37% का रिटर्न दे के रखा है। तो दोस्तों, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां वाकई लगता है कि चलिए अभी जो हुआ, मगर इनका बिजनेस तो है कम से कम अच्छा। यहाँ तो बैंक ही बच गई, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए, अगर कुछ अच्छा हुआ यस बैंक के साथ, तो वो है भाई ये इन 54%, यानी कि 54% का ईयर ऑन ईयर बेस पे जो है डिपॉजिट में ग्रोथ आया है इनका, यानी कि ईयर ऑन ईयर 54% के डिपॉजिट बढ़े हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली है कि इनका बेस ही बहुत कम था। यानी कि अगर मेरे पास 1,000 रुपये हैं और मुझे 500 रुपये आ जाते हैं, तो मेरी ग्रोथ कितनी हो गई अपने पैसे की? 50%, कि भाई 1,500 रुपये हो गए 1,000 से। बट वहीं अगर मेरे पास 10,000 रुपये ऑलरेडी हैं और फिर 500 रुपये आते हैं, तो वो सिर्फ 5% की ग्रोथ होती है। तो वहीं यहाँ समझने की बात है कि इनका बेस ही कम था डिपॉजिट का, तो अब 54%, इतना बड़ा परसेंट उछाल तो दिखेगा ही। पर ठीक है, इसे एक पॉजिटिव माना जा सकता है बैंक के लिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें तो इतने गिरे, मतलब इतना ज़्यादा लॉसेस देने के बाद, और बैंक अभी खुद इतने संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है, एनपीएज इतने ज़्यादा हैं। अब इनका जो एक नया टॉप मैनेजमेंट का जो निर्णय है कि वो सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है या फिर क्रेडिट कार्ड बिजनेस है, उससे एक्वायर करने जा रहे हैं, जो कि सिटी बैंक अपना जो है रिटेल का बिजनेस इंडिया से बेच के जाना चाह रहा है। तो उस पर इनकी नज़र है और उसके लिए ये बोली लगा सकते हैं। तो पता नहीं टॉप मैनेजमेंट इससे किस तरह से पूरा करेगा। हो सकता है उनके पास इसके लिए कुछ हो। आगे देखते हैं। देखिए, ये शेयर इतना ज़्यादा लिक्विड है, इतना ज़्यादा लिक्विड है कि इस पर हर ऊपरी लेवल पे सप्लाई आ जाती है। अगर मैं आपको टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इसके बताऊं, तो इसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो हैं 25,05,49,05,981 शेयर्स। टोटल इतने शेयर्स मार्केट में हैं इसके।
अब यही कारण है कि इतने शेयर्स के कारण इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हर किसी के पास शेयर्स हैं। और देखिए मार्केट में अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो बहुत समय के लिए सस्ती रहेगी। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इतने छोटे प्राइस में होने के बाद भी जो इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। अगर यस बैंक का मार्केट कैप देखें हम आज की डेट में, तो कुछ नहीं, जो इसकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो संख्या भी मैंने बताई, उसको जो इसके करंट प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 13 रुपये 90 पैसे से, तो ये लगभग आ जाएगा, अगर सिंपल शब्दों में देखें तो 34,826.31 करोड़। देखिए स्टॉक सिर्फ 13 रुपये 90 पैसे का है, बट इसकी मार्केट कैप कितनी आ रही है? 34,826.31 करोड़। यहीं एक बहुत मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। एमआरएफ, जिसका एक स्टॉक का शेयर मंडे को लगभग था 79,907.55 का, उसकी मार्केट कैप कितनी है? तो पहले हम उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स देखते हैं टोटल मार्केट में कितने हैं। तो उसके टोटल मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर है 42,41,143। अब इसको हम इसके जो करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग आंसर आता है 33,889.93 करोड़ रुपए। तो देखिए यस बैंक जो कि 13 रुपये 90 पैसे का शेयर है, उसकी जो मार्केट कैप आ रही है वो 34,826.31 करोड़ की आ रही है। वहीं एमआरएफ की जो मार्केट कैप आ रही है वो 33,889.93 करोड़ की आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को आपको साफ साफ मिल जाएगी कि अगर मार्केट में सप्लाई कम है तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इतना आउटस्टैंडिंग शेयर्स के कारण और अपने जो मार्केट कैप के कारण, जनवरी 2020 में इसका जो है रीक्लासिफिकेशन किया गया था, और जनवरी 2021 में इसका रीक्लासिफिकेशन किया गया और इसे लार्ज कैप में बना दिया गया कि मार्च से ये लार्ज कैप में आ जाएगा। साथ ही साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी ये आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या असर हुआ। इसका असर ये हुआ दोस्तों कि अब क्योंकि ये लार्ज कैप में आ जाएगा, साथ ही साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आ जाएगा, तो जैसे ही ये लार्ज कैप में आएगा तो जो इंस्टीट्यूशनल हैं बायर यानी कि म्यूचुअल फंड्स हैं जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको अब इस शेयर्स को परचेस करना पड़ेगा। अब देखें, अगर आपको मैं डेटा बताऊं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्राइवेट बैंक ईटीएफ, इस फंड ने अगर फरवरी 2021 तक की हम देखें तो इनके पास 22,79,787 शेयर थे। मगर वहीं मार्च 2021 में अब इनके पास जो यस बैंक के वो हो गए हैं 4,38,53,509 शेयर्स। तो इतना ज़्यादा जो है ये संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लार्ज कैप में आया इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ा। अब देखिए जिस तरह से ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में आया, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ, इनके पास फरवरी 2021 में 0 शेयर्स थे इसके, बट मार्च 2021 में 1,08,07,810 शेयर्स इनके पास इन्होंने जो है खरीदे। वहीं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ, इनके पास फरवरी 2021 में 0 शेयर्स थे, बट मार्च 2021 में 96,49,585 शेयर्स आ गए। तो कहने का मतलब यही है, अब क्योंकि इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है तो फिर ये शेयर ऊपर जाना था। बट यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि अगर ये लार्ज कैप ने यहाँ पर इस स्टॉक को बाय किया, तो जैसे ही ये मिड कैप से निकला तो जो मिड कैप फंड म्यूचुअल फंड्स जो थे जिनके पास इसकी बाइंग थी, उन्हें सेल करना पड़ा वो शेयर्स को। तो वो जो सेलिंग ऑब्जर्व की गई वो लार्ज कैप के द्वारा ऑब्जर्व की गई। तो क्योंकि लार्ज कैप के पास ये एग्रेसिव फंड्स होते हैं यानी कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, तो इन्होंने बड़ी संख्या में वो शेयर सब खरीद लिए हैं, और जो भी उनके रूल्स होते हैं उसके कारण जो है इनको जो है बड़ी मात्रा में शेयर सब खरीदने पड़े हैं। यही कारण है कि इतनी ज़्यादा लार्ज कैप के द्वारा खरीदी करने पर भी ये शेयर ऊपर नहीं गया है। और दूसरी चीज़ मैंने बताया, अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे 2015, 2016 या 2017 के प्राइस से, तो देखिए उस टाइम की बात अलग थी, मैनेजमेंट अलग था, गलत चीज़ें की जा रही थी और इसी कारण जो है प्राइस हाई था। बट अब कंपनी बहुत ज़्यादा, या कि लेंडर या बैंक कहें हम, तो बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, और आगे भी, क्योंकि अभी इनके एनपीएस इतने ज़्यादा फिर से बढ़ गए हैं, और अभी जो
एनपीए की जो बुक है, यानी कि जो इनकी बैलेंस शीट से एनपीए है, वो क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्योंकि इनके पास डिपॉजिट तो बढ़ रहे हैं बट नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो रही है। और देखिए, जब तक अगर बैंक का मेन काम होता है पैसा लेकर उसको एडवांस देकर जो है अपनी इनकम बढ़ाना, बट आपके पास डिपॉजिट तो आ रहे हैं, मगर एक अच्छा जो है, अगर आप एडवांसेस या लोन नहीं दे पाएगी बैंक, तो वो इनकम कहाँ से करेगी। तो इस चीज़ को, ये चीज़ जब तक बढ़कर नहीं आ पाती है, हालांकि इसके बारे में मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था यस बैंक के, कि जब तक ये चीज़ नहीं होती है तब तक इसका जो है एग्रेसिवली प्राइस में हाइक होना बहुत मुश्किल है। तो यह है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या वाकई ये शेयर्स इतना पोटेंशियल रखता है कि आपको इतने जल्दी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सके, क्योंकि अब जो है फंड हाउसेज इसकी जो है या बहुत सी ब्रोकरेज जो टारगेट दे रहे हैं वो 12 रुपये तक के टारगेट दे रहे हैं। हालांकि 12 रुपये बहुत अच्छा सपोर्ट आता है, क्योंकि जो है इनका फॉलोइंग अप का जो एफपीओ आया था वो भी 12 रुपये के आसपास आया था। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और क्योंकि अब जो पुराने प्राइस हैं और इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी के बाद जो नए इन्वेस्टर्स ने इसे परचेस किया है, वो इसके जो प्राइस के मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है असर करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करेगा वो इसके प्रॉफिट को भुनाना चाहेंगे। तो ये एक एनालिसिस था मेरी तरफ से दोस्तों। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फंड मैनेजर की, या सॉरी, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो ये था एनालिसिस यस बैंक का दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।